नमस्कार, प्रतिदिन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुष्मिता चौधरी। आज हमारा एक विशेष प्रोग्राम है जो कि स्पेशली हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे ललन्स और एसपीएम एकेडमी का जो तालमेल साथ में आया है, उनके दो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस 19 साल के एक्सपीरियंस रखने वाले ललन सर से और दूसरे हमारे आशीष रंजन सर से। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो सबसे पहले आज हम लोग क्रिस्प स्टार्टिंग करते हैं। आज हम शुरू करेंगे ऐसे कि स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या हो रहा है उनका, मतलब 12th का एग्ज़ाम जस्ट अभी रिलीज़ किया गया है, तो उसके बाद स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारी उलझनें मौजूद रहती है। तो पहला सवाल मैं आप दोनों से लेना चाहूँगी कि 10th और 12th के बाद अगर कोई नीट और JEE का प्रिपरेशन करना चाहता है तो उनसे स्टार्टिंग में क्या गलतियाँ होती हैं। मैं दोनों से आपसे पूछूंगी, स्टार्ट करूँगी ललन सर से। क्लास 10 और क्लास 12 के बाद जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं उसमें सबसे पहला गलती मैं बोलना चाहूँगा, क्लास 10 और 12 के बाद स्टूडेंट जो उनका आइसोलेशन टर्म होता है, ये JEE और नीट का प्रिपरेशन ऐसा है जिसमें एक टर्म होता है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है कि आप चाहे फैमिली के साथ रहें, चाहे आप हॉस्टल में रहें, आपको अपने फ्रेंड सर्कल से, आपको अपने फैमिली से बहुत ही आइसोलेट रहना पड़ता है। आइसोलेट मतलब आप जब तक आइसोलेट नहीं होंगे आप में डेडिकेशन नहीं आएगा, डिसिप्लिन नहीं आएगा और उसके अकॉर्डिंग आप सफिशिएंट मेहनत नहीं कर पाएंगे। आइसोलेशन वर्ड इससे भी रिलेटेड है कि आपको अपने फ्रेंड सर्कल से ऐसे दूर रहना है जिससे कि आप फेसबुक ना कर पाएँ, इंस्टा ना कर पाएँ, मोबाइल से दूर रहें। आपको पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन करना होगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट, मोर देन 95% स्टूडेंट इसी चलते पीछे रह जाते हैं। दूसरा चीज़, जैसे ही उनका दूसरे चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होता है, अपना क्लास रेगुलरली अटेंड करना बंद कर देते हैं, उनमें फाइटिंग एबिलिटी कम हो जाता है। धीरे धीरे उनका फाइटिंग एबिलिटी इतना कम हो जाता है कि उनका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स को एक चीज़ मेंटेन करना है कि यदि आप JEE और नीट का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो शुरू से आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन होना चाहिए, आपको आइसोलेशन होना चाहिए, आपको सिर्फ फोकस होना चाहिए कि आपको अपना नीट और JEE का एग्ज़ाम दिखना चाहिए, कैसे उसको अचीव करना है। और उसको अचीव करने का एक सबसे बड़ा मंत्र है कि आप सारी चीज़ छोड़िए। सबसे पहले आप रेगुलर कोचिंग और स्कूल करने के बाद आपको डेली मिनिमम 8 आवर्स आपको पढ़ना होगा, तभी आपको JEE और नीट में सीट मिलेगा। तो ललन जी, ये तो आपने बताया। अब मैं दूसरी तरफ आशीष जी से पूछना चाहूँगी कि सेम क्वेश्चंस का आपके पास क्या कुछ अलग है। जैसे कि हमें ललन सर ने कहा आइसोलेशन ज़रूरी है, सोशल मीडिया से दूर रहना ज़रूरी है, इसके अलावा और क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं? की पॉइंट्स ये है कि जैसे ही एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट चाहते हैं कि हम थोड़ा काम रहें कुछ दिन, लेट से हम इसको बाद में चालू करते हैं और कुछ दिन थोड़ा स्पेंड करते हैं फैमिली टाइम और फन टाइम। उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। इट्स ऑल अबाउट कि जैसे कि एक T20 मैच है, अगर आपने पहले से ही अगर फोकस करके तैयारी चालू की तो आपको एक हेड स्टार्ट मिलेगा। और वो हेड स्टार्ट आप भी जानते हो एक गेम में कितना फ़र्क पड़ता है उससे। अगर आप लेट चालू करेंगे, आप डिसीजन ले रहे हो कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। 2-3 महीने बाद स्टार्ट करोगे, बट एंड ऑफ द टाइम तो आपका एग्ज़ाम सेम डेट है। तो आपको पहले से जितना स्टार्ट करोगे आपको हेड स्टार्ट मिलेगा और उसका यूज़ आपको पूरे रिजल्ट्स में शो होगा। ओके, तो दूसरा सवाल आशीष जी मैं आपसे लेना चाहूँगी कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि हाँ मेरा इतना इतना परसेंटेज आएगा तो फिर मैं इंजीनियरिंग में जाऊँगा या फिर मैं मेडिकल में जाऊँगा, लेकिन कभी कभार ना उनके एग्जाम्स के हिसाब से उनका रिजल्ट टू द पॉइंट नहीं आ पाता। तो ऐसे में ये स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? देखिए, इट्स अबाउट 10th और 12th का दोनों का अलग क्राइटेरिया है। 12th के बाद तो आपको सीधे ये देखना है कि अपना जो नीट और JEE का आप तैयारी कर रहे हो, उसके बाद का भी क्या आपका जर्नी है, आपका विजन क्या है, आपका फोकस कहाँ पे है, आप क्या बनना चाहते हो। क्योंकि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि आपने ग्रेजुएशन कर दिया। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का क्या है मूड, उसके आगे क्या करना है, ये आपको फोकस करना है। आजकल के बच्चे द न्यू जनरेशन इज़ वेरी एडवांस्ड और वो अपने बारे में बहुत पहले ही डिसाइड कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि पहले के जनरेशन में ये था कि पेरेंट्स बताते थे 10th-12th के बच्चों को क्या करना है, बट आज का जनरेशन इट्स वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। तो उनको ये पता होना चाहिए कि कहाँ क्या जाना है। अगर उनका फोकस या फिर स्टडीज़ में ज़्यादा मेमोराइजिंग और हार्ड वर्किंग स्किल है, देन दे शुड गो फॉर नीट। और अगर
मेंटल एबिलिटी और ये अच्छा है एप्टीट्यूड, तो आपको जेई स्ट्रीम लेना चाहिए। ओके तो ललन सर, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि बहुत लोग नीट का प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स के साथ साथ करते हैं, तो एग्जाम्स और उनका प्रिपरेशन क्या ओवरलैपिंग हो सकता है एक दूसरे के साथ, या कुछ कन्फ्यूजन्स जो आता होगा, तो इसको हम कैसे क्लियर करें कि हम अपने सिलेबस को भी पढ़ पाएँ और नीट और जेईई के एग्जाम्स के लिए भी पहले से प्रिपरेशन शुरू कर पाएँ? बेसिकली नीट हो चाहे जेईई हो, उसका नीट और जेई मेन का बात करें तो उसका सिलेबस जो है बोर्ड के सिलेबस से सिमिलर है। क्लास 11 और क्लास 12 में स्टूडेंट जाते हैं तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन बहुत सारे लोग फैला देते हैं कि नहीं पहले बोर्ड का तैयारी कर लो फिर उसके बाद एंट्रेंस का तैयारी करो। एक्चुअली क्लास 11 और क्लास 12 का जो सिलेबस है उसमें आप क्लास 12 में जब जाते हैं, जो कि बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्लास 12 का मैक्सिमम पार्ट क्लास 11 से रिलेटेड है। यदि आपका क्लास 11 पार्ट क्लियर नहीं है तो क्लास 12 में भी आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। यही रीज़न है कि आज आपको बहुत सारे स्टूडेंट जो कि क्लास 12 में बोर्ड में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाए, नीट में अच्छा मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, जेईई मेन में अच्छा नहीं मार्क्स ला पा रहे हैं, उसका मेन रीज़न है कि जब वो क्लास 11 में थे तो क्लास 11 अच्छे से पढ़ाई नहीं किए या उनको अच्छा गाइडेंस नहीं मिला। तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि दोनों का तैयारी अलग अलग है, दोनों का तैयारी बिल्कुल सिमिलर है। बस एक एक्स्ट्रा चीज़ होता है कि आप एंट्रेंस का प्रैक्टिस करते हैं, एंट्रेंस का प्रिपरेशन करते हैं तो आपको बोर्ड के सिलेबस में थोड़ा ज़्यादा थ्योरेटिकल होना पड़ता है और एंट्रेंस के प्रिपरेशन में आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता है, जो कि आप यदि डेली 2-3 आवर्स एक्स्ट्रा पढ़ाई करें बोर्ड के प्रिपरेशन के अलावा, तो 2-3 आवर एक्स्ट्रा पढ़ने से आपका साइमल्टेनियसली बोर्ड और जेईई नीट का साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं और एक ही साथ क्लास 12 में टॉप रैंक्स ला रहे हैं, जेईई हो चाहे नीट हो। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो जैसे कि ललन सर ने हमारा शॉर्ट एंड क्रिस्प रूटीन बता दिया है कि एक स्टूडेंट को दोनों जगह अगर प्रिपेयर करना है तो उन्हें कैसे पढ़ाई करनी है, उनका रूटीन क्या होना चाहिए। लेकिन इसी सवाल को मैं एक बारी आशीष सर से जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से स्टूडेंट्स का क्या रूटीन होना चाहिए, उनका सिलेबस क्या होना चाहिए, कैसे उन्हें पढ़ाई की तैयारी करनी चाहिए। ओके सो जहाँ आता है नीट जेई और ये हमारा बोर्ड्स का सिलेबस, इसमें एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, डेट इज़ एनसीईआरटी। कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारा एनसीईआरटी हमारा बेस रहता है, हमारा वो पावर रहता है वो। तो आप अगर तैयारी कर रहे हो नीट जेई या फिर बोर्ड्स की भी, तो आपको एनसीईआरटी से वेरी गो थ्रू होना पड़ेगा, उसके सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे और उसकी सारी जो डेरिवेशन है वो आपको बेसिक आनी चाहिए। तो आप अगर तैयारी कर रहे हो नीट या जेई की, तो इसका ये कभी मतलब नहीं होता कि आपका बोर्ड का इफेक्ट होगा। इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट, डेफिनेटली यू कैन डू बोथ एट सेम टाइम, बिकॉज आप क्लास में जाते हो, टीचर आपको दोनों चीज़ पढ़ाता है। इट इज़ अप टू द स्टूडेंट्स कि जहाँ पे कंपटीशन आ रहा है वहाँ पे कुछ हाई लेवल क्वेश्चन वो एक्स्ट्रा कितना कर पा रहे हैं, बट ये कभी नहीं है कि उनका बोर्ड इफेक्ट होगा। बोर्ड में भी उनके साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन हो रही है। तो जैसे कि ललन सर, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि हर स्टूडेंट जो भी जेईई मेडिकल में अपना शुरू करना चाहते हैं तो उनको कभी ना कभी सेल्फ डाउट, कुछ ऐसी चीज़ें उनके सामने आ जाती है, आप डिप्रेशन ही कह लीजिए कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कुछ हो पा रही है, कुछ नहीं होगा मेरा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे आते हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट्स अपने आप को कैसे टैकल कर सकते हैं? देखिए, हर स्टूडेंट को हम ये बोलना चाहेंगे, जैसे आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। मेरे से बहुत सारे पेरेंट्स गार्जियन मिलने आते हैं, बोलते हैं सर देखिए ना, मेरा बच्चा कुछ बताता ही नहीं है, उसको क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है, आप उससे पूछिए, आपका बात सुनेगा। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना प्रॉब्लम बताना नहीं चाहते हैं। हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, सबको एक मान के पढ़ाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे स्टूडेंट इंटरेक्टिव नेचर के होते हैं। इंटरेक्टिव मतलब अपना डाउट स्टूडेंट हम लोग से पूछते हैं, सर यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे मेरे को डिप्रेशन फील हो रहा है, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसा कि कोई पेशेंट यदि बीमार पड़ता है, कोई इंसान को रोग लगता है तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को अपना पूरा चीज़ बताता है। तो हमारे स्टूडेंट को यही बोलते हैं कि आप अपने कहीं भी पढ़िए, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़िए, किसी भी स्कूल में पढ़िए, हर स्कूल अच्छा है, हर इंस्टीट्यूट अच्छा है, आप अपने टीचर से अपना प्रॉब्लम छुपाइए मत, उनको अपना प्रॉब्लम बताइए कि देखिए यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन नहीं बन रहा है, यहाँ पे डिप्रेशन फील हो रहा है, हम घर में बहुत फाइट कर रहे हैं लेकिन मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आपके टीचर आपको सोल्यूशन बताएंगे और उस चीज़ को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है।
हर स्टूडेंट को एक चीज़ और साथ में करना चाहिए। आप कहीं भी क्लास करते हैं तो अपने टीचर्स पे, अपने स्कूल पे, अपने कोचिंग पे आपको 100% बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। बहुत बड़ा चीज़ है विश्वास। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं एक जगह, विश्वास करते हैं दूसरी जगह पे, सोचते हैं हम जहाँ पढ़ रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा है, दूसरी जगह वाला ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे करते करते वो किसी का लॉस नहीं होता है, वो स्टूडेंट धीरे धीरे नीचे गिरते जाता है और फाइनली उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो कंपेरिजन करने में रह जाता है। तो एक बात हमेशा याद रखना है हर स्टूडेंट को, आप में डिप्रेशन या कोई भी चीज़ यदि आ रहा है तो इसलिए आ रहा है कि आप गलती कर रहे हैं, और उसका एक मात्र सोल्यूशन है उस गलती को सुधारने का, क्या कि आप अपने आप को सुधारिए। आप खुद इतना ज़्यादा डिसिप्लिन बन जाइए, जैसे ही डाउट आए आपका, जैसे ही आपको डिप्रेशन आए, अपने टीचर्स को कंसल्ट कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं मेरा टीचर सही है या नहीं है, बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा। ये सब डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए आपको बोले आपको अपने टीचर पे 100% बिलीव होना चाहिए, तभी आपका ये सब सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो पाएगा और आप अच्छा कर पाएंगे। तो अगला सवाल मैं लेना चाहूँगी आशीष रंजन जी से कि जैसा कि हमें ललन सर ने बोला कि टीचर से आके बात करो तब तुम्हारा डिप्रेशन ख़त्म हो सकता है, हम लोग तुम्हारा जितना हो सके उतना हेल्प कर सकते हैं। तो एसपीएम और ललन्स में ऐसा कभी कोई वाकया हुआ हो, अगर नहीं भी हुआ है और आने वाले समय में ऐसा हो तो उसे आप कैसे टैकल करेंगे? देखिए, सर ने बहुत डिटेल में इसका आंसर दे चुके हैं, बट एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ बच्चों का मैंने जो अभी तक नोटिस किया इस फील्ड में कि बहुत अच्छा से स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उनका ऊपर भी जा सकता है ग्राफ स्कोर का, थोड़ा नीचे भी जाता है, बट कोई एक दो एग्ज़ाम में जब बहुत कम मार्क्स आ जाते हैं उस टाइम वो डिप्रेस हो जाते हैं कि अब नहीं हो सकता, और द प्रॉब्लम है उसके बाद से वो उम्मीद छोड़ देते हैं अब हम नहीं पढ़ सकते। ये कॉमनली 11th के बच्चों को मैंने देखा है कि 8-9 महीना पढ़ने के बाद उनको लगता है हमारा रिजल्ट नहीं आया, वी आर नॉट डूइंग गुड, वो छोड़ देते उम्मीद कि मेरा कुछ होने वाला है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी इतनी दिन की मेहनत भी बेकार हो गई। अगर आप वो एक दो फेज़ को आप अच्छे से फेस करते हो, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम में ट्राई टू इम्प्रूव करते उसको, तो आपका रिज़ल्ट ऐसा नहीं होता। तो हमेशा ये डिप्रेशन वाला फेज़ को तो एकदम भूल जाना चाहिए कि इससे हमारा ही नुकसान होगा, एंड रिज़ल्ट हमारा बहुत ख़राब होने वाला है। तो ऐसा उम्मीद कभी नहीं छोड़ना है बीच में कि हम अब नहीं कर सकते। आप इम्प्रूव करिए, ये थोड़ा ना होता कि दिस इज़ एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं पहले भी बताऊं, आप इम्प्रूव करते रहिए, आगे लाइफ में आप बहुत अच्छे जाने वाले हैं। ठीक है, तो फिर अगला सवाल मैं लेना चाहूँगी ललन सर आपसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इन सब में स्टूडेंट्स कैसे अपने आप को, अपने स्किल्स को इजी कर पाए, अपने मतलब पढ़ाई को इजी कर पाए, ऐसा क्या करें कि इसमें उनका कंसेप्ट स्ट्रांग हो? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो चाहे बायोलॉजी हो, सब साइंस का पार्ट है, और साइंस पढ़ने का एकमात्र तरीका है कि आप हर चीज़ को समझिए। पहले सबसे पहला आपको समझना है, कोई चीज़ पहले रटना नहीं है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का क्लास 10 तक यही रूटीन रहता है, जो भी चीज़ नहीं समझ गया रट गए। तो आपको क्लास 10 के बाद ये अपना नेचर चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका हम देखे हैं 95%, 97% मार्क्स भी है, क्लास 10 के कॉन्सेप्ट को रट जाते हैं, वो समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आप देखिए साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में हर चीज़ याद करके कोई अपने आप को डेवलप नहीं कर सकता है, सीख नहीं सकता है। तो सबसे पहले अपना स्ट्रेटजी चेंज कीजिए, हर चीज़ को समझिए पहले, उसके बाद उस पर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कीजिए। न्यूमेरिकल क्या होता है, आपका अंदर का डर ख़त्म कर देता है। बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं बस क्लास कर लेते हैं, किताब से थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन छूने से डरते हैं। तो ऐसे हर स्टूडेंट को जो जेई और नीट का तैयारी कर रहे हैं, यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप टेस्ट नहीं देते हैं, आप अपने आप को एवेल्युएट नहीं करते हैं, तो आपका डर कभी ख़त्म नहीं होगा, आप साइंस से नहीं लड़ पाएंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका है प्रैक्टिस कीजिए, और जितना घर में टाइम आपको मिलता है, हॉस्टल में टाइम मिलता है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन बनाइए। और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन बनाने समय आपको ये श्योरिटी होना चाहिए कि उसका आपको सॉल्यूशन एट एनी कॉस्ट नहीं देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, क्वेश्चन देखे, पहला क्वेश्चन नहीं बना, इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। और आज इतना डिजिटल दुनिया है कि हर चीज़ का, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो स्टूडेंट तो सोचते हैं चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मेरे से सारा क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहा है, लेकिन ये वो नहीं समझते हैं कि मेरे से सारा क्वेश्चन क्यों सॉल्व हो रहा है, क्योंकि हम सॉल्यूशन देख के कर रहे हैं।
तो ऐसा क्वेश्चन करना ना करने के बराबर है। और मेरे अकॉर्डिंग तो ना करना क्या, निगेटिव है। यदि आप किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं तो यानी कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो साइंस सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है आप अनसॉल्व क्वेश्चन कीजिए और उस क्वेश्चन से तब तक लड़िए जब तक वो आपसे खुद सॉल्व ना हो जाए। वो आप में ऐसा ऐसा थिंकिंग डेवलप करेगा, ऐसा ऐसा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा, ऐसा ऐसा कन्फ्यूजन का जवाब देगा जिससे कि आप आगे वाले आने वाले स्टेप में और भी अच्छा कर पाएंगे। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो ये हमें ललन सर ने बताया कि हमें कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी में अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो सेम सवाल मैं थोड़े डिफरेंटली लेना चाहूँगी आशीष सर से कि आशीष सर, अगर कोई एकदम न्यू फ्रेश है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 10th में उनका मैथ्स काफ़ी बुरा था, साइंस काफ़ी बुरा था, लेकिन फिर भी वो चाह रहे हैं कि क्या मैं नीट और इसके लिए प्रिपरेशन कर सकता हूँ, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगी? देखिए, हर सब्जेक्ट का एक अलग ही वैल्यूज़ रहता है, बट जहाँ साइंस की बात आती है, मुझे लगता है साइंस आप एक फ्रेश स्टार्ट भी करना चाहते हैं तो बेसिक एक ही है चीज़, साइंस इज़ अबाउट आस्किंग क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पूछिए। कुछ बच्चे सोचते हैं हमें मार्क्स के लिए पढ़ना है, ठीक है, दैट इज़ अल्टीमेटली, बट आप स्टार्ट जब कर रहे हो आपको ये देखना पड़ेगा साइंस आपको सिखाना चाहता है, आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, तब आपको आंसर्स मिलेंगे। इस प्रोसेस से ही आप साइंस सीख सकते हैं। और जहाँ बात आई कि नीट और जेई, इसमें इतने बच्चे हैं, 15 to 20 लाख स्टूडेंट्स आर सिटिंग फॉर जस्ट वन एग्ज़ाम। तो यहाँ पे हम सेपरेट कैसे करेंगे वही बच्चों को जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तभी वो उनको सेलेक्ट किया गया। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप में ऐसा क्या अंतर है? क्योंकि आपने क्वेश्चंस पूछा, इसीलिए आप साइंस आपको सीख सकते हैं। इट विल बी मैथ्स, इट विल बी केमिस्ट्री, इट विल बी बायो, ठीक है, फिजिक्स। आपको पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ था, तब आपको आंसर मिलेगा। आप बुक पढ़ रहे हो कि ऐसा हो रहा है, आप समझ रहे हो, ठीक, बट आपने अपनी तरफ से कुछ एफर्ट नहीं डाला। यही एफर्ट डालना है कि क्वेश्चन पूछना ऐसा क्यों हुआ, तो फिर टीचर भी हेल्प करेगा, बुक्स भी हेल्प करेगी, आपको आंसर्स मिलेंगे। सो आई थिंक दैट इज़ द अप्रोच। ओके, तो अगला सवाल मैं ललन सर आपसे लेना चाहूँगी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका हाई स्कूल में काफ़ी अप टू द मार्क या फिर टू द पॉइंट या फिर हम लोग बोले कि उस लेवल तक मार्क्स नहीं आ पाते हैं, तो क्या वो भी JEE और मेडिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों? देखिए, इसमें मेरा बस एक ही जवाब है कि क्लास 10 और 12 का मार्क्स का हम शुरू से बोलते आए हैं कि JEE और नीट के एग्ज़ाम से कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। पता नहीं इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है, पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है, क्लास 12 का कुछ क्राइटेरिया रख दिया गया है। हम जो कि अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखे हैं कि क्लास 10 तक वो अच्छे से पढ़ाई नहीं किए, इस कारण से उनका क्लास 10 में मार्क्स ख़राब हो गया। लेकिन क्लास 11 में वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, क्लास 12 में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए और 12 के साथ ही वो IIT और JEE नीट में सिलेक्ट हो गए। तो किसी भी स्टूडेंट का क्लास 12 में भी यदि ख़राब मार्क्स आता है तो हम ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखे हैं, वो अपना गलती सुधारा, अपने आप को इम्प्रूव किया और बहुत अच्छा परफॉर्म, नीट में बहुत अच्छा रैंक ला के दिखाया, JEE में बहुत अच्छा रैंक दिखाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आपका 10 और 12 में मार्क्स खराब हो गया तो आपको हिम्मत हारना है। बस अपने कमी को पहचानना है कि मैंने एक कमी किया था और इसको मुझे इम्प्रूव करना है, और दुनिया को बता देना है कि क्लास 10 में और क्लास 12 में मैं कम मार्क्स आने का मतलब ये नहीं है कि मेरा जीवन खत्म हो गया। आप 12 बेसिस पे, ग्रेजुएशन बेसिस पे बहुत सारा एग्जाम है, BPSC है, सॉरी APSC है, UPSC है, ये सब एग्जाम में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, बैंकिंग है, रेलवे है। तो लाइफ ख़त्म नहीं होता है, और क्लास 10 और क्लास 12 का मार्क्स ये भी डिसाइड नहीं करता है कि आप हाईली सक्सेसफुल बन गए या हाईली फेल्यूर बन गए। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। तो ललन सर ने यहाँ बहुत ही अच्छी बात कही कि अपने मार्क्स को अपनी आइडेंटिटी ना बनाएं, आपकी काबिलियत के एक वो मत बनाइए कि वही आपका माइलस्टोन है कि आपके मार्क्स कमाए हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये ललन सर ने क्लियर किया कि मार्क्स आपको डिफाइन नहीं करते हैं, आपकी काबिलियत आप खुद हैं। तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप दोनों से पूछना चाहूँगी, लेकिन पहले शुरू करूँगी आशीष सर आपके साथ कि जो भी बच्चे JEE और मेडिकल के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनके माता पिता का क्या रोल होना चाहिए? स्पेशली हमारी इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि इनडायरेक्टली बोलते हैं बच्चे तुम पढ़ो, लेकिन वो इनडायरेक्टली प्रेशर के रूप में सामने आता है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे कि बच्चों पे वो प्रेशर ना पड़े? आशीष सर आपसे शुरू करते हैं। पेरेंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है उनको
गॉड के बाद या गॉड के लेवल में ही माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो अभी तक परवरिश की, बड़ाई की है और जो संस्कार दिए वो उनके बच्चों में दिखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स सबसे ज़्यादा आपके एक दोस्त बन सकता है, इन पूरे लड़ाई में आपका मोटिवेटर होगा। तो ये पेरेंट का रोल है कि आप बच्चों को कभी ऐसा मत छोड़िए कि हमने पढ़ाई के लिए छोड़ दिया स्कूल में, देन वो खुद कर लेगा। ठीक है, वो खुद कर सकते हैं बच्चे, बट आपको अभी भी उनको डायरेक्शन देना सही चाहिए। हमेशा आपको उनको टाइम टू टाइम पूछते रहना है व्हाट दे आर डूइंग, आज क्या किया। डेली एक्टिविटीज़ में उनके साथ रहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया एज अ दोस्त तो उसके साथ रहिए। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है 11th-12th में, तब आप उस पर ज़्यादा डांटना या फिर इस तरह का चीज़ें काम नहीं आती, या फिर उससे डिमोटिवेट भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से उस टाइम उनको मोटिवेट रखना और उनको सही रास्ता दिखाना, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी बातें हुई है, इनमें ये भी पता चला है कि बच्चे कई बार भटक जाते हैं अपनी दिशा से। तो सबसे पहला जो आदमी होगा जो उनको सही कर सकता है वो होता है उनके पेरेंट्स, माता पिता। उनको ये चीज़ पता लगेगी बिकॉज वो उनके साथ रह रहे हैं या उनसे इमोशनली भी बहुत जुड़े हुए हैं। तो ये उनका काम है कि उनको सही रास्ता दिखाएं। जी ललन सर, मैं आपसे सेम सवाल का आपसे जवाब चाहूँगी कि क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे पेरेंट्स को? देखिए, पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और हर पेरेंट्स को हमें बोलेंगे कि अपने बच्चों पे आप वैसे ही ध्यान रखिए जैसे आप एक्सपेक्ट करते थे कि हमको यदि IAS बनना था या ITN बनना था तो मेरे को क्या फैसिलिटी मिलना चाहिए था। हर बच्चा बच्चे को उतना नॉलेज नहीं होता है, आसपास का इन्वायरमेंट उनको डिस्टर्ब करता है, मिसगाइड करता है। तो हर एक पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे पे जब तक वो क्लास 12 के इक्विवेलेंट तक कोई अच्छा एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर जाते हैं, उनका साथ दें और उनके हर चीज़ को समझें। इमीडिएट उन पे डिसीजन ना लें, उनके मार्क्स से उनको ना परखें। क्लास 12 में मार्क्स ख़राब हो गया यानी कि तुम गंदे हो गए, तुम्हारा लाइफ ख़त्म हो गया, कोई भी डिमोटिवेटिंग बात उनसे ना करें। वो लाइफ में कैसा भी करें, उनके साथ हमेशा उनको अप्रिशिएट करें। एट द सेम टाइम आपको स्ट्रिक्ट भी रहना है। आपका बच्चा गलती करे, आप इस पर इमीडिएट एक्शन लीजिए, उनको माफ़ मत कीजिए। और हर साथ उनका एक चीज़ हमेशा आपको बोलना है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम में सारा पावर है, तुम में सारा शक्ति है और तुम कुछ भी बन सकते हो। हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको नीचे नहीं गिरने देंगे। तो ये सपोर्ट स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकता है। तो ललन सर और आशीष सर आज हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पर आए। वहीं ललन सर ने एंडिंग बहुत ही अच्छी करी। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को हमेशा सपोर्टिव होना चाहिए, कभी ये नहीं दिखाना कि तुम्हारे मार्क्स कमाए हैं तो तुम गंदे हो गए हो। एक बच्चा का सबसे बड़ा चीज़ जिस पे वो डिपेंड करते हैं वो होते हैं उनके पेरेंट्स, उनका प्यार, उनका आत्मविश्वास बनता है। तो उनके सपोर्ट की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमारे इंडियन पेरेंट्स इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि बच्चों को आगे बढ़ाने के चक्कर में कहीं आप उन्हें डिप्रेशन में ना गिरा दें, उनकी हमेशा सपोर्ट बने। और अगर आप भी जो भी JEE एस्पिरेंट्स है और मेडिकल एस्पिरेंट्स है वो भी SPM और ललन्स में अपना योगदान कर अपना एडमिशन ले करके उनके योगदान के साथ आप भी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आप अगर अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आप भी कांटेक्ट करें। SPM और ललन्स के जो कॉल नंबर्स है वो मैं आपको दे देती हूँ ताकि आप भी अपने सपनों को आराम से पूरा कर पाए। तो वो नंबर्स हैं 9287982100 और दूसरा नंबर है 9577652617। एक बार और मैं आपको दोहरा दूँ ये नंबर्स। SPM और ललन्स में संपर्क करने के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को नई ऊंचाई दे सकते हैं। ये नंबर्स हैं 9287982100। वहीं दूसरा नंबर है 9577652617। तो आज हमारे प्रोग्राम का यही अंत होता है। आशीष सर और ललन सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस चीज़ में जुड़े, इस शो में जुड़े और एक नई ऊर्जा का प्रवाह हमारे विद्यार्थियों में किया है। तो इसी के साथ मैं मधुस्मिता चौधरी आपसे विदा लेती हूँ। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्रतिदिन टाइम। धन्यवाद।